नमस्कार। जीवन में एक छोटी सी प्रेरणा ही हमें नई दिशा दे देती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां प्रेरणा के कई स्रोत मौजूद रहे। उनके कंधों पर जिम्मेदारी भी शायद कुछ ज़्यादा ही होती है और आज की जो हमारी मेहमान हैं उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। प्रशासनिक क्षेत्र में लंबा अनुभव हासिल किया, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव पद पर अपनी सेवाएं दे चुकी विभापुरी दास जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। उनसे बातचीत, हमें आज़ादी के दौर के कुछ किस्से सुनने को मिलेंगे। इसके साथ ही 60-70 के दशक की एक युवा लड़की की यात्रा को समझने का अवसर होगा। विभा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया वर्षा जी। इस बातचीत की शुरुआत हम आपके बचपन से करेंगे। आपके नाना नानी, आपके माता पिता सभी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया, शामिल रहे और इस तरह की पृष्ठभूमि में जब आप पल बढ़ रही थी, इस पृष्ठभूमि ने किस तरह से आपको गढ़ा? अपने बचपन के बारे में बताएं। मेरा बचपन, हम लोग 3 बहनें थीं, तो बहुत सादे सौम्य परिवार में रहा। जैसे आपने कहा, नाना नानी दोनों ही असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिए। नानी पर्दे से निकल कर के सीधी शराब की दुकानों की पिकेटिंग के लिए हाजिर हुई और वो एक अनुभव पूरे परिवार को एक प्रेरणा का स्रोत ज़रूर से दिया। तो पूरी जो हमारा एक मूल्यों का संचार रहा परिवार में, राष्ट्रवादी सोच भी और एक प्रगतिशील सोच भी लेकर के कि महिलाएं और पुरुष बिल्कुल बराबर की भूमिका में रहें, कभी भी पीछे रहने का कोई सबब नहीं, लेकिन बहुत ही सिंपल और सादे व्यवहार में। जी, आप बता रही थी कि किस तरह से आपके नाना जी जेल गए थे उस दौरान, और वो जो किस्सा था कि किस तरह से उन्हें जेल में रहना पड़ा, उस तरह की उस समय की जो परिस्थितियां थी, मैं ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप वो किस्सा सुनाएं। ये बात असल में 1922 की है, जिस साल में मेरी माँ का जन्म हुआ और उनके जन्म के साथ ही उनको सज़ा हुई। और ये बात ब्रिटिश शासन में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के पहले की है, जबकि जेलों की हालत पंजाब में विशेष रूप से जी बहुत ही ख़राब थी। और उनको गांधी जी के जैसे निर्देश थे कि सभी स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए लोगों को सी श्रेणी जेल में ही रहना है। उनको भी सी श्रेणी का जेल मिला। तो उस दौरान ऐसी जगह में रहना बहुत तरह की एक प्रताड़ना सहना और फिर उससे निकल कर के आना, तो वो एक, जैसे मैंने कहा कि सभी के लिए एक जज्बा उसने परिवार को दिया। बिल्कुल। और आपके माता पिता भी बड़े जाने माने स्कॉलर रहे, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में भी ज़रूर बताएं। मेरी माँ ने तो पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया और ऐसे समय में जब सारे कॉलोनियल देश आज़ाद हो रहे थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पर अपना पीएचडी संपन्न किया। अमेरिका गई थी, वहाँ पर शुरुआत करी, आगरा यूनिवर्सिटी से लिया। मेरे फादर जाने माने बॉटनिस्ट थे। तो मेरठ छोटी जगह है, लेकिन दोनों का ही बहुत सम्मान रहा और वो सम्मान का एक झलक या एक कहिए कि एक असर हम सब लोगों के ऊपर बहुत बखूबी पड़ा, क्योंकि हमने देखा कि अपने क्षेत्र में बहुत महारत हासिल करके, लेकिन बेहद सिंपल सरल स्वभाव के पूर्णतया ऑनेस्टी का जीवन व्यतीत करने वाले कैसे हो सकते हैं। आप अपनी भी इस शैक्षिक यात्रा के बारे में बताएं, क्योंकि जिस तरह से माहौल था परिवार में, राजनीति भी थी, सामाजिक तौर पर साइंस भी था, आपने किस तरह के विषय अपने लिए चुने और किस तरह से फिर लोक सेवा में आने का विचार बना? मेरी यात्रा में
मैं कहूँ कि हमारे जो जंग रहे 1962 का और 1965 का जी। और 1971 का, लेकिन 71 तो थोड़ा सा देर में हुआ, लेकिन ये दोनों का एक बहुत महत्वपूर्ण असर रहा। जी। क्योंकि मैं मेरठ में मेरी साथियों की कई 65 की उसमें बहुत लोगों के फादर्स गए लड़ाई में। एक मेरी साथी की फादर की डेथ भी हुई, उनको वीर चक्र भी मिला और उसका बहुत असर हुआ। मैंने प्रण किया कि मैं भी फौज में जाऊंगी। अच्छा। महिलाएं तो फौज में नहीं जा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर बन के जाऊंगी और ये बहुत ज़बरदस्त प्रण था दिमाग में। इसीलिए साइंस पढ़ी, साइंस लेकर के, लेकिन जो भी मंजूर होता है तो उसमें नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उम्र कम थी उस समय, पीएमटी नहीं कर सकती थी आगे। अच्छा। तो फिर वो एक दौर निकल गया, फिर सोशल साइंस में आ गई। कुछ निराशा हुई कि आपको अपना जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट था उसे छोड़ करके सोशल साइंस में आना पड़ा, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं। उस समय था, उस समय तो निश्चय बहुत उदास थी। जी। लगा कि ये तो क्या हुआ, ये तो मैं एक दिशा में जा रही थी। लेकिन जैसे ही दिशा बदली तो उसमें बहुत दिलचस्पी आ गई। बहुत पढ़ने लिखने का तो मुझे शौक था, बहुत पढ़ती थी। मुझे लगता है कि वो दौर था जब लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर नहीं थे और बड़ा संघर्ष भी था। हम आज भी हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की ज़रूरत है, ताकि उनको शिक्षा के क्षेत्र में और फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी समान अवसर मिले। तो जिस समय आप पढ़ रही थी उस समय कैंपस के बारे में, वहाँ लड़कियों की मौजूदगी के बारे में और क्या सोच रहती थी जब आप देख पाती थी कि खुद को, और आपकी एक पृष्ठभूमि भी है जो आपको सपोर्ट कर रही थी आगे पढ़ने के लिए? हाँ, मैं तो ये कहूँगी कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत थी। बहुत तरह के एक प्रिविलेजेस के साथ रही, क्योंकि ऐसे परिवार से भी थी, अवसर भी मिले। तो मुझे तो कोई भी डिसेबिलिटी नहीं रही एज अ लड़की होने की वजह, बल्कि पूरा सहयोग भी मिला। और मेरठ में ही लड़कियों के कॉलेज में पढ़ी, बीए वहीं से किया। तो मेरे लिए पर्सनली कोई चुनौतियां नहीं रहीं। लेकिन उस समय के समाज में आप अपने आसपास क्या देखती थी? समाज में तो बहुत थी, और मेरी माँ क्योंकि विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल रही, तो वो लगातार अपनी टीचर्स को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी लगातार प्रेरित करती थी कि ये लड़कियां कितना जूझ करके आ रही हैं, कितना इनको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इनको बहुत तरह के सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो वो तो निश्चय ही था। ऐसे माहौल में मैं अपने को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे ऐसा माहौल भी मिला, ऐसे अवसर भी मिले, और फिर जो कुछ फिर लोक सेवा के क्षेत्र में किस तरह से आपने ये रास्ता किस तरह से चुना? क्या आपके दिल में एक इच्छा थी, एक चाह थी कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में आऊँ? मैं तो पहले पढ़ाने के क्षेत्र में ही जाना चाहती थी। अच्छा। और शुरू भी किया। 1 साल मैंने मेरठ कॉलेज में पढ़ाया, फिर एक लीव वैकेंसी में 2-1 महीने और पढ़ाया। लेकिन वो नया दौर था, अपना पढ़ाई करके आई थी, लगता था कि जो कुछ मैंने इतनी देर में सीखा वो इन बच्चों को पहले सिखा दूं। वो तो होता नहीं है जी। तो नए लोग अपनी पेस से, अपनी ही उस पे सीखते हैं, तो उससे थोड़ी निराशा हुई। अच्छा। लगा कि ऐसे में कैसे, तो फिर थोड़ा बदल लिया। रास्ता बदल लिया। रास्ता बदल लिया।
तो ज़रा ज़्यादा जल्दी ये सोच लिया कि वरना तो मेरा रिसर्च में, पढ़ाने में, एकेडेमिया में इंटरेस्ट था। और आपके प्रशासनिक अनुभवों की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय या उच्च शिक्षा विभाग और इस तरह के विभागों में आपने काम किया, तो यहाँ पर किस तरह का अवसर आप अपने लिए देखती हैं? एक्चुअली सरकार में और ये IAS में विशेष रूप से काम करना एक इतना बड़ा अवसर है, क्योंकि इसमें बेहद विविध तरीके के दायित्व, विविध तरह के लोग से व्यवहार करना होता है, जो अपने आप में एक शिक्षा का स्रोत है जी, जिससे बहुत कुछ सीखने को। मैं तो ये कहा करती हूँ कि मैंने अपनी 38 साल की नौकरी में हर काम में, हर पोस्टिंग में इतना कुछ अर्जित किया, इतना कुछ सीखने को रहा। सीखा कितना ही तो मैं नहीं जानती, लेकिन सीखने के लिए रहा, मिला। जनजातीय कार्य मंत्रालय ऐसा मंत्रालय था जिसके बारे में, मतलब ये मेरे करियर के आखिरी 1.5 साल की बात है जी। उसके पहले तक ऐसा एक सोचिए कि मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। अच्छा। और इतनी कम जानकारी थी, कुछ भी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि संविधान के बारे में पता है। तो मैं ये भी सोचती हूँ कि ये भी एक कैसी एक फॉर्चुनेट घटना है कि मुझे अपने करियर के आखिरी 2 साल में ये भी काम करने का मौका मिला। और एक मायने में कहूँ तो शायद वो सबसे ही महत्वपूर्ण दायित्व रहा। जी, आप ये मानती हैं? अपनी सीख के बारे में। हाँ। और क्या कर पाए ये तो पता नहीं, इतना बड़ा देश, इतना बड़े काम, मैं नहीं जानती कि क्या किया या नहीं किया, लेकिन मेरे अपने सीखने के लिए तो मुझे बहुत मिला। और मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ हद तक बेहतर इंसान बन पाई। और आप उत्तराखंड में भी प्रमुख सचिव समेत कई तमाम देहरादून की जिलाधिकारी रही आप, तो आपको काम करने का बहुत अलग अलग समय का अवसर मिला। और ये भी है कि उस समय जब राज्य नया बन कर के आया था, उस समय आप लोग काम कर रहे थे, तो एक अलग माहौल रहा होगा। और एक आम धारणा देखा जाए तो लोगों के मन में रहती है कि प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंचना कठिन रहता है। आपके मामले में ये किस तरह से था? मैंने अपनी ज़िंदगी में लोगों से मुलाकात करने के विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जी, जहाँ तक संभव हो, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रशासन में लोगों को जितने स्तर के लोग, मतलब पूरे हायरार्की में मिल पाए, जल्दी से जल्दी मिल पाए, आधी से ज़्यादा समस्याएं मिलने से दूर होती हैं जी। समाधान हो या ना हो, बहुत सी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, लेकिन मिलना बहुत ज़रूरी है जी। ये बात मैंने निश्चित रूप से सीखी, कोशिश भी किया कि उसको आत्मसात भी करें और व्यवहार में भी लाएं। कई बार कमी भी रह जाती है, लेकिन जी। तो आपके जो ये आपका करियर है, इस दौरान का अगर कोई ऐसा दिलचस्प वाकया, कुछ ऐसा जो आपने सीखा, समझा या जाना, वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? मेरी अपनी समझ में सबसे दिलचस्प, सबसे इंटरेस्टिंग काम विधायी क्षेत्र का काम है, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं विधानसभा में, लोकसभा में लोग जो चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा कौतूहल होता था कि ये क्या चीज़ है, ये किस तरह की व्यवस्था है, इसमें सरकार का क्या दायित्व है। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा हुआ था, क्लास के क्षेत्र में पढ़ा था,
लेकिन व्यवहार में जानकारी नहीं थी। तो मुझे सबसे दिलचस्प तो यही लगा कि कैसे वहाँ पर समितियाँ कैसे काम करती हैं, क्वेश्चनर कैसे वर्क करता है, बजट कैसे प्रेजेंट होता है, हम लोग उस पर कैसे असिस्ट करते हैं। हमेशा मुझे हर स्तर पर इसमें भाग लेने में और इसकी इस पूरी प्रक्रिया में बहुत दिलचस्पी रही। और बाकी तो बहुत से वाक़ये बहुत इंटरेस्टिंग रहे। आपके पति स्वर्गीय सुरजीत के दास जी भी प्रशासनिक अधिकारी रहे, उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रहे। तो एक ही परिवार में दो प्रशासनिक अधिकारी, और किस तरह से फिर आपका मतलब दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां और अपनी अपनी चुनौतियां होती होंगी। आप किस तरह से एक दूसरे को प्रेरित करते थे, किस तरह का माहौल होता था परिवार के भीतर? मेरे ख्याल से काफ़ी सपोर्टिव माहौल रहा। और मैं एक चीज़ में सुरजीत से काफ़ी कुछ सीखी भी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि मैं काफ़ी पढ़ती लिखती हूँ, लेकिन सुरजीत को जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहुत सी चीज़ों में पढ़ाई कम है। और उनका बहुत ही वृहद एक स्कोप था पढ़ने का। तो कई मानों में उन्होंने मुझे एक गाइडेंस भी दिया कि क्या चीज़, गांधी जी के बारे में उनको बहुत जानकारी रहती थी। तो एक बार उन्होंने मुझे ये भी बताया कि कैसे 1916 में BHU के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी ने क्या बोला था, तुम शिक्षा में हो तो शिक्षा के क्षेत्र में वो ज़रूर समझना चाहिए। एंड एक्चुअली मैंने जब वो पढ़ा और समझा तो मुझे लगा कि सही में ये एक सेमिनल पॉइंट था जो कि सुरजीत की वजह से। और आपस में बहस भी होती होगी आपकी किसी मुद्दों पे कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है? बहुत बार बहुत बार ये तो बहस तो बहुत होती थी। हाँ। और ये कई बार फिर यही तय किया जाता था कि नहीं, अब ये घर में ये सब चर्चा नहीं, ये सब ठीक है, हाँ, दफ्तर में ही रखा जाए। और परिवार में आपकी कौन कौन है? हमारी 2 बेटियां हैं। बड़ी तो नोएडा में रहती है, के ग्रोन अप बच्चे भी हैं, और छोटी कनाडा में है। पढ़ने लिखने की चूँकि जिस तरह से बात हो रही थी, देहरादून में जो दून लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर है, उसकी स्थापना के संस्थापक सदस्यों में से एक थे सुरजीत जी भी। आपने भी दून लाइब्रेरी को बनते हुए देखा, जो उस समय का माहौल था, एक अच्छा स्पेस है एक शहर के भीतर। तो किस तरह से उस समय के अनुभव हैं, अगर वो कुछ हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें? हम लोग ज़िले में रहे तो ज़िले में तो डेफिनेटली तब कोशिश की गई, मैंने भी करी, सुरजीत भी DM रहे देहरादून में, उन्होंने भी करी और लोगों ने भी की होगी। लेकिन जब उसका समय आता है तभी होता है। तो ये एक यहाँ पर सहयोग था कि इतने लोग इकट्ठा भी हुए, पैसा भी मिल गया, और राज्य बनने के बाद यहाँ की ज़रूरत भी महसूस हुई। तो ये एक बहुत, जैसे आपने कहा, बहुत सुंदर और एक सटीक संसाधन जी। इस शहर के पास बना है, जिसको कि आगे भी बड़े खूबी से चला रहे हैं। जी बिल्कुल, लाइब्रेरी होना, एक किताबों की दुनिया होना, किताबें प्रेरणा देती हैं और कहीं ना कहीं हमारे भूत को भविष्य से जोड़ती भी हैं, एक विमर्श का केंद्र बनती हैं। और रिटायरमेंट आपकी कब हुई, और रिटायरमेंट के बाद फिर आप किस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल, क्योंकि आप बहुत सक्रिय रहती हैं? देहरादून में बहुत से संस्थाओं के साथ मेरा लंबे अरसे से जुड़ाव रहा है। तो विकास के क्षेत्र में भी, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी। तो ये सब जो संस्थाएं हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं, उसमें मैं भी जुड़ी हुई हूँ। टोलिया साहब जो यहाँ के मुख्य सचिव रहे,
उनका एक बहुत विशेष योगदान था बहुत से लोगों को जोड़ लेने में। और मुझे भी उनकी बहुत प्रेरणा मिली, उनका साथ भी मिला, उनकी लीडरशिप भी मिली। जिस तरह से आप बता रही हैं कि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जब आप अपने उस दौर को याद देखें, हम 50, 60, 70 के दशक को और आज के दशक को, किस तरह का बदलाव देखती हैं आप और क्यों लगता है कि ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट हैं हर स्ट्रीम में बात किए जाने के लिए? असल में इसकी समझ हम सबको होने की बहुत ज़रूरत है। मैं अभी पढ़ रही थी कि लद्दाख में अभी एक बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया है जी। और वो टेलीस्कोप किस चीज़ के लिए है कि नाइट स्काई। अब ये नाइट स्काई मैं अपने ही चारों तरफ देखती हूँ कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा रोशनी रहती है और वो रोशनी किसके लिए ज़रूरी है और किसके लिए नुकसानदेह है, इस पर हमें विमर्श करने की ज़रूरत है। कि लद्दाख में उन्होंने नाइट स्काई सैंक्चुरी बनाई कि अगर वो नाइट में अंधेरा नहीं होगा तो वो टेलीस्कोप काम नहीं करेगा और उतना तारों की जो वो नक्षत्र का जो पूरा एक नज़ारा वो देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाएंगे जी। तो ये और जानवरों के लिए कितना नुकसानदेह है, छोटे इंसेक्ट्स के लिए, चिड़ियों के लिए कितना नुकसानदेह है ये चीज़। तो हम बहुत सी बातें हैं जो कि समझ नहीं पा रहे हैं जी। चिड़ियों के लिए मैं अपने ही घर में देखती हूँ कि छोटा सा पानी की जगह होगी, उसमें आकर के बड़े बड़े पक्षी नहाते हैं क्योंकि उनके पैरों में कितना कुछ चिपक जाता है और वो उड़ नहीं सकते। तो इतना पोल्यूशन की वजह से चिड़ियों के साथ क्या हो रहा है और उनकी फ्लाइट पाथ कितनी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, एक बहुत संगीन विषय है। तो हम अपने आसपास अगर जब देखें जी। तो एहसास होता है कि क्लाइमेट चेंज का और पोल्यूशन का और गार्बेज का क्या एक नेगेटिव प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ रहा है, उसको इलाज कैसे करना है। जी। और ये वो विषय है जिन पर बहुत, जैसे लाइट पोल्यूशन की आप बात कर रही थी और एक ज़माने में आप अपनी छत से ही उन तारों को निहार सकते थे जिसके लिए अब आपको टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां आपको लगता है, क्योंकि हम बहुत सारे तकनीक के क्षेत्र में हैं, तो ये तकनीक की दुनिया हमें और हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित कर रही है? साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम शुरू किया तो वहाँ नाइट सॉइल के बारे में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने भतीजे को कहा कि ये तुम अपने सिर पे उठा करके ले जाओ और वहाँ पर ऐसे इसका डिस्पोजल करना है। वो जो उस बच्चे के 17 साल के बच्चे के मन पर जो उसका असर था, उसने अभी किताब एक निकली है जिसके बारे में मैं डिस्कशन सुन रही थी। तो उस बच्चे का जीवन पूरा परिवर्तित हो गया जब उसने देखा कि हम दूसरे की पीड़ा, अगले का जो एक जीवन शैली है जी, उसको अपने ही माध्यम से समझे, उसके माध्यम से नहीं। बिल्कुल। तब फिर पता चलता है कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हमको कितना कुछ मिला है और एक दूसरा व्यक्ति कितना संघर्ष कर रहा है। तो वो हम सब लोगों को जानने की एक बेहद ज़रूरत है आज के माहौल में। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी बात कही आपने कि वो जो पीड़ा है दूसरों की, वो समझने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ जो हम शिकायतें करते रहते हैं तो हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हमें कितना कुछ मिला है, उस सौभाग्य को भी समझने की ज़रूरत है। आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे साथ अपने ये अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विभापुरी दास जी, और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई
एक छोटा सा उदाहरण जिस तरह से उन्होंने अभी दिया कि किस तरह से हमारे पास जो चीज़ें हैं हमें उसकी अहमियत को समझना है और दूसरों की पीड़ा को समझना है। बहुत सारा काम करने का अवसर मिला उनको प्रशासनिक सेवा में रहने की वजह से, और ये जो बातचीत होती है इसमें कहीं ना कहीं हम बीते ज़माने को भी महसूस कर पाते हैं और इसका किस तरह से भविष्य के लिए ये हमें किस तरह से सीख दे सकती है, इसका भी एक हमें अवसर मिलता है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।